हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आई होप आपने हमारे अब तक के सारे सेशंस, हमने जो भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं, आपने उन चैप्टर्स की सारी वीडियो देख ली हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस अच्छे से समझ में आ जाए और आपका जो सिलेबस है वो भी टाइम से पहले कवर हो जाए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका जो सबसे पसंदीदा और जो सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का लेक्चर है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर में हम आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो पूरी तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस लेक्चर में तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और जैसे जैसे सेशंस अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको देख सकते हैं और अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। मुझसे जितना ज़्यादा जल्दी होगा, जितना ज़्यादा फास्ट होगा, मैं उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बट हैव पेशेंस, आई विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर एज मच फास्ट एज पॉसिबल। जस्ट कोऑपरेट एंड कीप रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो अगर अच्छी लगे वीडियो तो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑलराइट, तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के नीचे सबसे पहले एक बॉक्स दिया गया है। हर एक टेक्स्ट बुक में जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हर एक चैप्टर में, तो हमारे चैप्टर के नीचे एक बॉक्स दिया जाता है कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। कैन यू रिकॉल मतलब क्या होता है कि ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो आप बताइए मुझे न्यूक्लिक एसिड यानी कि क्या। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग सेल। अब नीचे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। बच्चे हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं डीएनए, और एक है राइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं आरएनए। सो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। मेक श्योर आप ये चीज़ अच्छे से देखो, अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है कि ये जो डीएनए और आरएनए की हमने बात की, इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड? दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दे कैरी दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. So this is the function of nucleic acids. Then next is what is the difference between DNA in prokaryotes and DNA in eukaryotes. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसका डिफरेंस, इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए कि एक प्रोकैरियोटिक डीएनए और एक यूकैरियोटिक डीएनए में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका डीएनए स्मॉल होता है, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका डीएनए लार्ज होता है। तो ऐसे डिफरेंस बिटवीन अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन एक सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 11th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, 5th चैप्टर था आपका। उस चैप्टर में आपको प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करके बताया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल का प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। वहां पर देखो आपको बताया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर का जो डीएनए होता है वो कहाँ स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोइड के अंदर। और यूकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पर स्टोर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस इज मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियोइड इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रोकैरियोट मतलब इनकम्प्लीट सेल या अनडेवलप्ड सेल एंड यूकैरियोट्स मीन्स हाईली डेवलप्ड सेल. So prokaryotic DNA is stored in cytoplasm inside the nucleoid and eukaryotic DNA is stored in the nucleus. Okay, and we also call this eukaryotic DNA as mitochondrial DNA. चलो, तो अब आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिए हैं। टेक्निकली ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद आने चाहिए, अगर नहीं आए तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, बट अब से याद रखो कि जो भी चीज़ आप पढ़ो उनके आंसर्स आपको खुद से याद रहने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ कि न्यूक्लिक एसिड का इन्वेंशन हुआ कैसे। इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? व्हेनेवर एनी कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिट होना। इनहेरिट होना मतलब ट्रांसफर होना। क्या ट्रांसफर होता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के फॉर्म में कैसे? गैमेट्स की मदद से। सो जब भी कोई इंफॉर्मेशन गैमेट्स की मदद से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन,
उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस हो रहा है एक मॉलिक्यूल के वजह से, क्योंकि गैमेट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, वही डीएनए और क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के वजह से कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उस चैप्टर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के वजह से हम अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, सो अब देखो इंट्रोडक्शन में कैसे बताया गया है कि डिस्कवरी कैसे हुई डीएनए की, मतलब डीएनए एग्जिस्ट करता है ये कैसे पता चला। बेसिकली डिस्कवरी के 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मतलब डीएनए को कंफर्म करने के लिए 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की टीम ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे हमें कंफर्म हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पहले क्या था, पहले लोगों को कंफ्यूजन था, पहले साइंटिस्ट्स को भी कंफ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या, प्रोटीन है, एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, क्या है, मतलब क्रोमोसोम्स किसके अंदर स्टोर होते हैं, जीन्स कहाँ रहता है, क्या है क्या ये डीएनए। एक मतलब जो आपका जो इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल है जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, ये फैक्टर आखिर होता कहाँ पर है, तो वो डीएनए में होता है। इस चीज़ का कंफर्मेशन हमको 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स करके दिए। हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए अब यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है, द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ। Modern understanding of DNA has evolved from the discovery of nucleic acid to the development of double helix model। ओके, तो मतलब क्या बोला गया हमको इधर पे, जब साइंटिस्ट डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उनको पहले सिर्फ इतना पता था कि डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक पेंटोस शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। ये डीएनए के लंबे चेन का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब जैसे प्रोटीन्स कैसे अमीनो एसिड से बनती हैं, वैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड मीन्स पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस यानी कि AGCT जो हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, सीक्वेंसेस की जो हम बात करते हैं, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारा डीएनए एक एसिड कंटेंट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। एसिड क्यों बोलते हैं हम अपने डीएनए को, क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड है। तो पहले साइंटिस्ट को सिर्फ इतना पता था कि डीएनए इज नथिंग बट एसिडिक सब्सटेंस, लेकिन वो डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है उसका, वो डबल हेलिकल है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, स्ट्रेट है कि घुमा हुआ है, ट्विस्टेड है, ये सारी चीज़ें ना एक एक करके डिस्कवर की गई। तो सबसे पहले तो ये पता लगाया गया कि डीएनए एक एसिडिक मॉडल है, और फिर उसके बाद पता लगाया गया कि अच्छा ये डीएनए ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, स्प्रिंग के जैसे घुमा हुआ है। क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड का मतलब तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ऐसे 2 स्ट्रैंड्स एक साथ हैं, पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स ऐसे साथ में नहीं होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स ऐसे आपस में उलझे हुए होते हैं, दे आर ट्विस्टेड टुगेदर। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। इन 1869 ये जो पहले साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक मिशर, इनको अंडरलाइन करो, इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन 1869 फ्रेडरिक मिशर ही बिगैन वर्किंग विथ वाइट ब्लड सेल्स विच आर मेजर कंपोनेंट ऑफ पस फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि फ्रेडरिक मिशर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में कब प्रोड्यूस होते हैं, जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, वो हमको किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो फ्रेडरिक मिशर ने जहाँ पर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ था, देखो जब भी आपको कहीं चोट लगती है पस बन जाता है, पस मतलब येलो कलर का जब लिक्विड निकलता है ना उसको पस बोलते हैं। मतलब वहाँ पर आपका उतना स्किन का पार्ट सड़ने लगता है, वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसके ऊपर डॉक्टर्स क्या करते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, मतलब पट्टी बांध देते हैं। तो जब वो पट्टी बदली जाती है तो पट्टी के ऊपर देखो येलो पूरा पस चिपक जाता है। तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, उनको वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर स्टडी करना था, और ये वाइट ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, जहाँ इन्फेक्शन हुआ रहेगा। ये इतना याद रखो, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा है, जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर फाइटर सेल्स ज़्यादा होते हैं। तो हमारे फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग पेशेंट्स का बैंडेज कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो जो बैंडेजेस वो कलेक्ट करते थे उस बैंडेज के ऊपर ये पस लगा हुआ होता था, तो उस पस को मतलब बैंडेज में से उस पस को ये निकालते थे, उसको केमिकल के साथ ट्रीट करते थे। तो केमिकल के साथ जब वो उस पस को ट्रीट करते थे तो उसमें से वाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाते थे। ओके, और वाइट ब्लड सेल्स को जब वो अलग अल्कलाइन सोल्यूशन में बॉईल करते थे तो उन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर से मतलब ब्रेकिंग हो जाता था, वो सेल्स ब्रेक हो जाते थे हाई टेम्परेचर में जाने की वजह से, और उन सेल्स के अंदर से एक एसिडिक कंपोनेंट निकलता था जो था
न्यूक्लिक एसिड। देखो बढ़ते हैं, बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ था, इतना समझाना। फ्रेडरिक मिशर व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर काम करना चाहते थे, और व्हाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, इन्फेक्शन के साइड पे। सो फ्रेडरिक मिशर बिगैन वर्किंग विद व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ पस फ्रॉम इन्फेक्शंस। ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पस फ्रॉम बैंडेजेस एट द लोकल हॉस्पिटल। जितने भी लोकल हॉस्पिटल थे वहाँ से उन्होंने बहुत सारे बैंडेज इकट्ठा किया, और उन बैंडेजेस में से उन्होंने ये पस निकाल दिया, ठीक है। सो ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पस फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल्स, ओके। ही यूज्ड अ सॉल्ट सोल्यूशन टू वॉश द पस ऑफ द बैंडेजेस। उन्होंने क्या किया, ये जितनी भी बैंडेजेस उनके पास थी, जितनी भी पट्टियां वो लोकल हॉस्पिटल से लेकर आए थे, उन पट्टियों को उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करके रख दिया, नमक के पानी में डिप करके रख दिया, ताकि पट्टी में से वो जो पस वाला पार्ट है वो अलग हो जाए, क्योंकि उनको तो सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल से मतलब है, वो व्हाइट ब्लड सेल पस के साथ मिक्स होगा, तो पट्टी को हटाना है, मतलब बैंडेज में से ये पस रिमूव करके लेना है, तो उन्होंने उसको सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया, जिससे पस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ओके। He used a salt solution to wash the pus off the bandages. When he added a weak alkaline solution to the cells lysed and nuclei precipitated out of the solution. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, समझो, इमेजिन करो कि आपके पास ऐसी कोई एक बैंडेज है, ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बैंडेज है, और इसके ऊपर यहाँ पर आपका पूरा पस चिपका हुआ है, और इसी पस में आपके सेल्स भी हैं। क्या हैं, आपके सेल्स भी हैं। तो जब मैंने इस बैंडेज को सॉल्ट सोल्यूशन में मिक्स किया, तो मैंने क्या देखा कि मेरा बैंडेज अलग हो गया है, और ये जो पस वाला पार्ट था, ये पस वाला पार्ट भी अलग अलग हो गया, और इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे वो भी अलग अलग हो गए। अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, मैंने इस सोल्यूशन के अंदर, मतलब मैंने पट्टी को पहले नमक के पानी में भिगोया, तो पस अलग हो गया। अब उस पस के अंदर मैंने अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड किया। क्या ऐड किया मैंने, अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी बेसिक सोल्यूशन, ओके, जिसमें बेस ज़्यादा होता है। सो हमने यहाँ पर अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड किया। तो अल्कलाइन सोल्यूशन की वजह से हमको क्या देखने को मिला कि ये जो सेल्स थे, ये जो WBC सेल्स थे, ये WBC सेल्स ब्रेक हो गए, मतलब इनका लिसिस हो गया। क्या हो गया, इनका लिसिस हो गया। ये WBC सेल्स ब्रेक हो गए, और इनके अंदर से क्या बाहर प्रेसिपिटेट हुआ, न्यूक्लियाई प्रेसिपिटेट हुआ। क्या प्रेसिपिटेट हुआ, न्यूक्लियाई। मतलब देखो, सेल के अंदर, अगर मैं इस सेल को बड़ा ड्रॉ करूं, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये अपने जितने भी WBC सेल्स है, इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो इन्होंने क्या देखा, साइंटिस्ट ने, जब इन्होंने इन सेल के ऊपर अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड किया, तो अल्कलाइन सोल्यूशन की वजह से ये सेल ब्रेक हो गए, लाइस हो गए, मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाना। और सेल ब्रेक होने की वजह से उनके अंदर से क्या रिलीज हुआ, न्यूक्लियाई रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, उनके अंदर से न्यूक्लियाई रिलीज हुआ। और फिर उस न्यूक्लियाई को जब हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज जब चेक की, तो क्या देखने को मिला कि इसका पीएच जो है वो एसिडिक है। क्यों है इसका पीएच एसिडिक, क्योंकि न्यूक्लियाई में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। और इसीलिए न्यूक्लिन का नाम, मतलब पहले इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा, और फिर इस न्यूक्लिन में एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए उन्होंने इस न्यूक्लिन का नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता चला कि कैसे न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। सी, when he added weak alkaline solution to the cells lysed and nuclei precipitated out of the solution. तो इस solution में से आपको nuclei अलग से दिखा, okay? From the cell nuclei, he isolated a unique chemical substance to which he called nuclein. उन्होंने क्या देखा कि इस न्यूक्लियाई के अंदर, देखो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, लेकिन उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि इसको DNA बोलते हैं। उनको इतना पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो है। मतलब देखो, ये आपका सेल, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर DNA है, ये हमको पता है क्योंकि हमें अब पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जब पहली बार इसके ऊपर स्टडी हो रही थी, तब उनको नहीं पता था कि इसको DNA बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या बोला, न्यूक्लिन नाम दिया। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। और इस न्यूक्लिन का जब उन्होंने केमिकल स्टडी किया, क्या किया उन्होंने, जब इसके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट था, जिसके वजह से उन्होंने इस न्यूक्लिन का नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया। उन्होंने इस न्यूक्लिन का नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पर वही बताया गया है, फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई ही आइसोलेटेड। इस सेल न्यूक्लियाई से उन्होंने क्या आइसोलेट किया, एक यूनिक सब्सटेंस उन्होंने आइसोलेट किया, मतलब एक नया अलग सा सब्सटेंस उन्होंने कट करके निकाला। और जब उन्होंने इस यूनिक सब्सटेंस, ये DNA भूल जाऊँ, तभी DNA पता नहीं था कि इसको DNA बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर से एक यूनिक सब्सटेंस आइसोलेट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, ओके। केमिकली न्यूक्लिन हैज़ हाई फॉस्फोरस कंटेंट। और जब उन्होंने इस न्यूक्लिन का केमिकल स्टडी किया, तो उनको क्या देखने को मिला कि इस न्यूक्लिन में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस कंटेंट प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोरस एसिडिक नेचर में प्रेजेंट होता है।
सो मोर ओवर इट शोड एसिडिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो फॉस्फोरस भी प्रेजेंट था ये एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट था, इसीलिए हमारे फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस न्यूक्लियन का नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। क्या रख दिया उन्होंने न्यूक्लियन का नाम, न्यूक्लिक एसिड, हेंस इट वाज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। बाय द अर्ली 1900s वी न्यू दैट मिशर्स न्यूक्लियन वाज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे जैसे करके देखो, जब भी कोई एक नया टॉपिक आता है ना रिसर्च लैब में, तो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेडरिक मिशर ने इतना बताया कि आपके सेल के अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो जो दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने जब इसके ऊपर और डिटेल में स्टडी की तो उनको पता चला कि अच्छा ये मतलब या तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड हो सकता है या तो प्रोटीन हो सकता है, क्योंकि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। तो मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था 1900 के टाइम पे, इतना पता चल गया था कि न्यूक्लियन के अंदर, मतलब इस न्यूक्लियन में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये जो न्यूक्लियन है इस न्यूक्लियन में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हमको 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड पता है। कौन से 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड, अब भी हमने देखा था, आप चैट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं। ये आपका फर्स्ट होमवर्क है आज का। मैं इस चैप्टर में बहुत सारे होमवर्क देने वाली हूँ, सो रेडी रहो कमेंट करने के लिए। तो आपको क्या बताना है, कौन से 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो आपको आगे क्या बताया गया। इतना आपको अच्छे से समझ में आया है इंट्रोडक्टरी पार्ट, पक्का। ऑल राइट, तो अब देखिए हमको आगे क्या बताया गया है। द जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। ये जो एक टॉपिक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो देखिए हमको इसको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये पता करने से पहले लोगों को लगता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। मतलब देखो, जैसे ग्रिगोर जोहान मेंडल ने काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने हमको ये बता दिया था कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो जीन्स के वजह से होते हैं, और ये जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। लेकिन वो क्रोमोसोम प्रोटीन से बनते हैं या डीएनए से, ये पता नहीं था। हम साइंटिस्ट को इतना पता चल गया था कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो जीन के वजह से होता है, और जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, वो प्रोटीन से बना है या वो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, ये नहीं पता था साइंटिस्ट को। तो इसी के ऊपर बहुत बहस चली, बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। सो लेट अस हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन। सो बाय द अर्ली 1900s जेनेटिसिस्ट मतलब जो जीन्स के ऊपर स्टडी करते हैं, सो जेनेटिक साइंटिस्ट दे न्यू दैट जीन्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। 1900s की स्टार्टिंग में उनको ये पता चल गया था कि कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, मतलब ट्रेट्स मतलब क्या होते हैं, कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट होने वाला है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। And genes are located on chromosome and that chemically chromosomes are mainly composed of DNA and proteins। तो देखो हमारे साइंटिस्ट को इतना पता था कि जीन्स के वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं और ये जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स प्रोटीन और डीएनए से बना है, ये भी पता था हमारे साइंटिस्ट को। लेकिन एक्चुअल जेनेटिक कंटेंट में किसका मेजर रोल है, प्रोटीन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है या डीएनए का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता था। और डीएनए और प्रोटीन का जब उन्होंने स्ट्रक्चर कंपेयर किया तो उनको स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बड़ा है तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा लगा, क्योंकि बाद में ये प्रूव हुआ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर से बड़ा नहीं होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है आपके सेल में। सो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि साइंटिस्ट को इतना पता था कि जीन्स कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और क्रोमोसोम 2 मॉलिक्यूल से बनता है, प्रोटीन एंड डीएनए। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में मोस्ट जेनेसिस्ट थॉट दैट प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड दे स्टोर इंफॉर्मेशन नीडेड टू गवर्न सेल मेटाबॉलिज्म। मतलब देखो साइंटिस्ट को इतना पता था कि प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और उनके वजह से ही सेल मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब सेल का ब्रेकडाउन, उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करना एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब प्रोटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको ऐसा लगा, मतलब उन्होंने ये अज्यूम किया, हेंस इट वाज अज्यूम्ड दैट प्रोटीन्स कॉज्ड द वेरिएशन
डिफरेंस ऑब्जर्व्ड विद इन स्पीशीज। तो साइंटिस्ट ने ये कंफ्यूजन कर लिया और ये अजम्पशन कर लिया कि ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, मदर से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, वो प्रोटीन के वजह से हो रहा है। तो ये उनका अजम्पशन था कि प्रोटीन्स आर दी जेनेटिक कैरिंग और मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे साइंटिस्ट का अजम्पशन था। लेकिन जब उन्होंने दूसरे पार्ट में, देखो जब भी साइंटिस्ट कोई भी स्टडी करते हैं तो वो एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं, वो हर एक पैरामीटर को स्टडी करते हैं। पहले उनको लगा प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है तो उन्होंने प्रोटीन को जेनेटिक कंटेंट बोला, लेकिन जब उन्होंने डीएनए की स्टडी की तो उनको कुछ और पता चला। देखो यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड डीएनए थॉट to be small, simple molecule whose composition varied little among species। तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि डीएनए जो है ये कंपैरेटिवली छोटा मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा सिंपल मॉलिक्यूल है और ये हर एक स्पीशी में थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है। मतलब मेरा डीएनए तुम्हारा डीएनए अलग अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 0.1% का डिफरेंस होता है। ओके 99.9% डीएनए हर एक ह्यूमन बीइंग का सेम होता है, सिर्फ 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है। तो साइंटिस्ट ने यही चीज़ ऑब्जर्व की, लेकिन उन्होंने जो ये बोला ना कि डीएनए छोटा स्ट्रक्चर था, ये मिसकंसेप्शन उनका बाद में क्लियर हुआ कि डीएनए छोटा स्ट्रक्चर नहीं था, डीएनए एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। तो देखो आगे क्या बताया गया है, ओवर द टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीता, these ideas about DNA were shown to be wrong। तो पहले साइंटिस्ट ने जो जो चीजें अज्यूम की थी कि डीएनए सिंपल स्ट्रक्चर है, डीएनए छोटा स्ट्रक्चर है, वो सारा मिसकंसेप्शन उनका रॉन्ग प्रूव हो गया। इन फैक्ट क्या पता चला, दैट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड वेरी ट्रिमेंडसली विद इन एंड अमंग स्पीशीज। तो क्या बोला गया है यहाँ पर हमको कि डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हर एक स्पीशीज में अलग अलग पाए जाते हैं। किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। इसीलिए हम बोलते हैं दैट नो इंडिविजुअल्स आर सेम, इधर तक के ट्विंस के डीएनए भी सेम नहीं होते हैं। ओके all right, variations in the DNA molecules are different than the variation in shape, electrical charge and function shown by proteins, so it is not surprising that most researchers initially favored protein as the genetic material। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि डीएनए जो है 99.9% डीएनए सबके अंदर सेम पाया जा रहा था, पहले भी और अभी भी। मैं बार बार बोल रही हूँ 99.9% डीएनए सेम होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में। ह्यूमंस की बात करें तो सारे ह्यूमंस का 99.9% डीएनए सेम है, सिर्फ 0.1% डीएनए डिफरेंट है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इतना ज़्यादा डीएनए सेम है तो इसका मतलब इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी के कंपोनेंट्स के जैसे एक कैरेक्टर्स, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाता है। और जब उन्होंने प्रोटीन्स की स्टडी की तो उनको क्या लगा था कि प्रोटीन तो हर एक सेल में अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, सबका बॉडी टाइप अलग है, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, सबका बॉडी का फंक्शन अलग होता है, तो सबको अलग अलग प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, उनको यही चीज समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या सोचा कि डीएनए सबकी बॉडी में 99.9% मैच कर रहा है, इसका मतलब डीएनए वेरिएशंस का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डीएनए वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जो वेरिएशन करता है, मतलब जिसके वजह से मेरा कोई कैरेक्टर मेरे बच्चे में अगर जाएगा तो हम दोनों के कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात? कुछ ना कुछ वेरिएशन तो देखने को मिलेगा। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या सोचा, यहाँ तो सबके बॉडी में डीएनए सेम है, 99.9% डीएनए सबके बॉडी में सेम है। तो यही चीज को लेकर वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने बोला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन सबकी बॉडी में अलग अलग है। तो यहाँ पर उनका कंफ्यूजन जो था वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इस अजम्पशन को गलत प्रूव करने के लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए। ओके, over a period of roughly 25 years, that is from 1928 to 1952, geneticists became convinced that DNA and not protein was the genetic material। 25 साल लगे ये प्रूव करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं डीएनए है। पहले साइंटिस्ट मानने को ही तैयार नहीं थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उनको तो यही लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि सबकी बॉडी में प्रोटीन अलग अलग है और डीएनए सबकी बॉडी में सेम है। लेकिन वो जो 0.1% अलग डीएनए है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। तो 25 साल लगे ये प्रूव करने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, वो प्रोटीन नहीं है। और फाइनली 25 साल के बाद सारे साइंटिस्ट ने ये माना कि यस, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन।
ओके, let us study 3 important contributions that helped cause this shift of opinion. तो कौन से एक्सपेरिमेंट्स के वजह से, कौन से साइंटिस्ट की वजह से 25 साल के बाद हमको ये यकीन हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। आज के सेशन में हमने पहले इंट्रोडक्शन कवर किया, कैन यू रिकॉल वाला बॉक्स हमने देखा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने में मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपके जेनेटिक्स का डर दूर भाग जाएगा, ओके। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको ये चैप्टर स्किप करना पड़ेगा या इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट सिंपल से सिंपल तरीके में आपको एक्सप्लेनेशन देने की। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियोस थोड़े स्लो अगर आएंगे तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, नाराज़ मत होना, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। बस आप हमें अपना सपोर्ट देते रहो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही चैप्टर्स के वीडियो रिकॉर्ड कर सके। तो बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। अब तक अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो इतने सेल्फिश मत बनो, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने क्लासेस फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, सबके साथ इस चैनल को शेयर करो। उनको भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेने दो ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले और हमें उनका सपोर्ट, और हमें ऐसे ही ढेर सारा अपना प्यार देते रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।